हेलो एवरीवन। क्लास 12 बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एग्जाम में इससे 5 से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इस चैप्टर को काफ़ी शॉर्ट में एंड इसके सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को फर्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है कि गेटिंग द थिंग्स डन, दूसरे लोगों से काम को करवाना। इसमें कुछ प्रोसेस होती है, कुछ फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन एक्टिविटीज का यूज करके एक ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, काम करने के तरीके हमारे पास में कितने हैं? दो, इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इफिशिएंसी का मतलब होता है काम को टाइम पे करना। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसकी कॉस्ट भी कम होना चाहिए, मतलब टाइम भी कम और कॉस्ट भी कम, दोनों कम होना चाहिए। इफेक्टिवली का मतलब होता है टाइम को काम को या जो टारगेट मिला है उसको अचीव करना। सभी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज रहते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जैसे कि टाइम, मनी, मैन पावर, सारी चीजें। तो मैनेजमेंट का ये काम होता है, उसको ये इंश्योर करना रहता है कि जो रिसोर्सेज उसके पास में अवेलेबल है वो उसको बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करे। ये सिर्फ काम को कंप्लीट करने के ऊपर फोकस नहीं करता है, बट ये इसके ऊपर भी फोकस करता है कि काम को प्रॉपरली खत्म किया जाए विथ मिनिमम कॉस्ट एंड वेस्टेज। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग ले, प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स इज इफेक्टिवनेस, मतलब 100 यूनिट प्रोड्यूस करना इफेक्टिवनेस है, बट उनको मिनिमम कॉस्ट पे प्रोड्यूस करना क्या है? इफिशियंसी है। और ये कौन करेगा? एक अच्छा मैनेजर ये काम कर सकता है। क्या काम करेगा? वो इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस के बीच में बैलेंस बनाकर रखेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मींस बिना गोल के मैनेजमेंट में कोई भी काम नहीं हो सकता है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। परवेसिव मतलब यूनिवर्सल, ये सब जगह होता है, आपके घर में, स्कूल्स में, एनजीओ में, हॉस्पिटल्स में, इवन आपकी जो एग्जाम हो रही है उसमें, सभी जगह ये लगता है। मल्टी डायमेंशनल होता है, मींस यहाँ पर मैनेजिंग वर्क मतलब टास्क को मैनेज करना है, सेम टाइम पे लोगों को भी हैंडल करना है, एंड ऑपरेशन, प्रोडक्शन की प्रोसेस का एग्जांपल लिया आपने, उसको भी यहाँ पर हैंडल करना, मतलब एट सेम टाइम देयर आर मेनी थिंग्स और उन सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है। दिस इज द रीजन इट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल। और इसी वजह से जो मैनेजमेंट है वो कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है और उसका स्कोप भी वाइड हो जाता है। कंटिन्यूस प्रोसेस है मैनेजमेंट, ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा किया और उसके बाद बोल दिया भाई अब नहीं करना है। आप लोगों को हो सकता है फेयरवेल मिली हो, आप लोगों को हो सकता है टीचर्स डे आप लोगों ने सेलिब्रेट किया हो, तो उसमें हर एक टाइम पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चलती रहती है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैनेज करना ही पड़ेगा। ग्रुप एक्टिविटी होती है, यहाँ पर कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं मैनेजमेंट में, एंड सभी को साथ में मिलकर काम करना पड़ता है। किसी एक व्यक्ति के इंडिविजुअल एफर्ट्स की वजह से ही सारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं किए जा सकते। सारे लोगों के सारे एफर्ट्स को जब कंबाइन करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सकता है। इट इज अ डायनेमिक फंक्शन, ये चेंज होता रहता है, मींस टेक्नोलॉजी की वजह से, कंपटीशन की वजह से, कस्टमर्स की नीड्स की वजह से, या कुछ और भी कई सारे दूसरे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो मैनेजमेंट है वो कीप ऑन चेंजिंग होता है। एंड मैनेजर्स कभी भी रिजिड नहीं हो सकते हैं किन्हीं भी चीजों को लेके, बिकॉज इट इज उनको डील करना पड़ेगा चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ में। इनटेंजिबल फोर्स होता है, मैनेजमेंट को आप फिजिकली नहीं देख सकते हो, एक बैग में भर के नहीं लेके जा सकते भैया इतना मैनेजमेंट हम लोगों ने दिन भर में किया है, बट इसकी वजह से जो रिजल्ट मिलते हैं वो विजिबल होते हैं, जैसे कि या तो सक्सेस हो गई या फिर फेलियर के फॉर्म में। एक अच्छा मैनेजमेंट जो है वो ग्रोथ को अचीव करवाने में हेल्प करेगा, जबकि जो पुअर मैनेजमेंट है उससे लॉसेस होंगे। यहाँ पे ग्रोथ के साथ में आप प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ग्रोथ एंड प्रॉफिट एंड सर्वाइवल, ये 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव, तो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं कि भाई सोसाइटी को खराब ना करें, पोल्यूशन ना हो, जो एम्प्लॉय वहां पर काम कर रहे हैं उनको वेजेस अच्छे दिए जाएं, गुड्स जो प्रोड्यूस की जा रही है उनकी क्वालिटी अच्छी हो, वो यूज में सेफ हो। एंड देन पर्सनल ऑब्जेक्टिव, तो जो एम्प्लॉयज वहां पर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी अच्छी में होना चाहिए, उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी उनके पास में होना चाहिए। अगर ये चीजें इग्नोर की जाएगी तो जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा और हो भी सकता है कि वो जॉब छोड़ के चला जाए। कंक्लूजन, तो मैनेजमेंट में इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर ये तीनों चीजें बैलेंस हो जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा। देन इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, सो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस ये है कि ये एक गोल्स को अचीव करने का मतलब अचीविंग ग्रुप गोल्स का फंक्शन है। यहाँ पर क्या होता है कि जो इंडिविजुअल एफर्ट्स रहते हैं उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है टुवर्ड्स, उनका जो डायरेक्शन रहता है वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव रहता है। एंड बिना मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में काम कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि वो सब अपना अपना काम करना स्टार्ट कर दे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भूल जाए। देन इम्प्रूव एफिशिएंसी, मैनेजमेंट की वजह से जो वेस्टेज है वो कम होता है,
एंड जो रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ये वर्ड आपके इसमें काफी बार आया होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। इसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाने में ये हमारी हेल्प करता है एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव किए जा सकते हैं थ्रू मैनेजमेंट। एक अच्छी सोसाइटी को बनाने में भी हमारी हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, बिकॉज जो लोग यहाँ पर काम करेंगे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनकी इनकम जनरेट होगी, वो फिर एक्सपेंडिचर करेंगे, तो वो एक सर्कल है, चलता रहता है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट साइंस भी होता है और आर्ट भी होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो मैनेजमेंट साइंस क्यों है? बिकॉज इसके कुछ रिटर्न प्रिंसिपल्स हैं, लिखे हुए हैं, भाई आपको ये काम इस तरह से करना चाहिए, लेकिन ये थंब रूल नहीं है, ये इतने रिजिड नहीं होते हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन, हर एक मैनेजर अपने हिसाब से, हर एक लीडर अपने हिसाब से इनको चेंज कर सकता है, बिकॉज ये डिपेंडेंट होते हैं ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, और ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो मैनेजमेंट साइंस तो है, लेकिन कंप्लीट साइंस नहीं होता है। एंड एज ए आर्ट, मैनेजमेंट में क्या होता है, जैसे अभी हमने सुना कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, तो हर एक आदमी को डील करने के तरीके अलग अलग होते हैं, तो उसमें स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये काम कहाँ पर आता है? आर्ट में। एक्सपीरियंस का यूज होगा, क्रिएटिविटी लगेंगे, अपने खुद के जजमेंट्स लगेंगे, तो ये सब चीजें आर्ट में होती है। तो मैनेजमेंट साइंस भी है बिकॉज इसमें प्रिंसिपल है, ये आर्ट भी है बिकॉज इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस का यूज करके, स्किल्स का यूज करके चीजों को अपने हिसाब से यूज किया जा सकता है। देन मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, तो ये अभी डेवलपिंग स्टेज में है, हो रहा है। तो मैनेजमेंट में क्या होता है कि ये प्रोफेशन इसके लिए है बिकॉज अब इसका फॉर्मल एजुकेशन अवेलेबल है। आप में से कई सारे बच्चे अभी बीबीए करेंगे, फिर एमबीए के लिए जाएंगे, हो सकता है 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए आपने एग्जाम के फॉर्म्स फिल करके रखे हुए हो, एंड यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट भी अवेलेबल है, लेकिन कंप्लीट रेगुलेशंस अभी भी पूरे नहीं हुए हैं, सो इट इज इन डेवलपिंग स्टेज। देन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट 3 होते हैं, आपका टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। ये चीज आपको थोड़ा सा डेप्थ में और रीड करना रहेगा, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन भी यहीं से निकलेंगे। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा अगर आप चाहें तो थोड़ा सा बुक में भी रिवाइज कर लें। तो टॉप लेवल का जो फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर होता है एंड पॉलिसी मेकिंग के ऊपर इनका फोकस होता है। ये डिसाइड करते हैं कि बिजनेस क्या करेगा एंड उसके एक्सपांशन के प्लान क्या क्या होने वाले हैं। मिडिल लेवल का जो काम है वो ये है कि ये टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में लिंक का काम करता है, फर्स्ट थिंग, एंड ये ब्रिज का काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो टॉप लेवल ने जो भी प्लान पॉलिसीज बनाए हुए हैं इनको एक्शन में लेके आने का काम भी मिडिल लेवल का रहेगा, और सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करते हैं। जो लोअर लेवल रहता है यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं? सुपरवाइज करते हैं सारे वर्क को एंड इंश्योर करते हैं कि सारे काम टाइम पे कंप्लीट हो जाए। तीनों के तीनों लेवल आपस में एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं। किसी भी एक लेवल को आप हटा के ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक लेवल ये बोल दे भाई मैं ये काम नहीं करूंगा तो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव नहीं होंगे। देन आते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लानिंग, तो प्लानिंग में हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सारी चीजें। प्लानिंग की वजह से जो अनसर्टेनिटी है उसको कम किया जा सकता है। देन ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग सारे रिसोर्सेस को इकट्ठा करेंगे एंड ड्यूटीज को असाइन करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग की वजह से जो स्ट्रक्चर है वो इंश्योर हो जाता है। देन स्टाफिंग, स्टाफिंग में कौन सा पर्सन कौन सी जॉब करेगा या राइट पर्सन को राइट जॉब पे राइट टाइम पे बिठाना इज स्टाफिंग। अगर अच्छा आदमी बैठेगा तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी। नेक्स्ट डायरेक्टिंग, तो लोगों को गाइड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, जो एम्प्लॉइज है उनको सुपरवाइज करना पड़ेगा, जो वर्क फोर्स है, एंड बाकी के एम्प्लॉइज को मोटिवेट भी करना पड़ेगा टाइम टाइम पे, सो दैट वो अच्छे से काम करे। इसमें लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन को इंक्लूड किया जाता है। कंट्रोलिंग, जो काम किया गया है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको स्टैंडर्ड्स के साथ में कंपेयर करेंगे, एंड कंपेयर करने के बाद में अगर कोई डेविएशन आता है तो फिर कोई करेक्टिव मेजर्स को भी लेना पड़ेगा। कंट्रोलिंग की वजह से गोल्स को अचीव किया जाना या फिर इंश्योर हो जाता है, या एश्योरिटी मिल जाती है अगर कंट्रोलिंग है तो, कि गोल्स इजीली अचीव किए जा सकते हैं। अगर कंट्रोल नहीं होगा, मींस ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टूल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो दोनों चीजें अगर दोनों में से एक भी हट गया तो भी काम नहीं हो पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। देन आता है कोऑर्डिनेशन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि सारे एफर्ट्स की जो डायरेक्शन है उनको एक जगह अलाइन करना, और इसके बिना जो सभी लोगों के जो काम है या जो उनकी डायरेक्शन है या उनके जो एफर्ट्स है वो अलग अलग हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव नहीं होंगे। इसको कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार पूछा गया है। व्हाई
कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आएगा, बिकॉज अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, प्लानिंग फेल हो जाएगी, ऑर्गेनाइजिंग इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। एम्प्लॉइज के बीच में जो हार्मनी होना चाहिए, जो उनके बीच में काम साथ में मिलकर करने की जो आदत होना चाहिए, वो खत्म हो जाएगा और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन की वजह से सारे फंक्शंस को बांध के रखा जा सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इट इंटीग्रेट एफर्ट्स, मतलब सभी के सभी एफर्ट्स को ये एक जगह इकट्ठा करता है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन डुप्लीकेशन को अवॉइड किया जा सकता है। एंश्योर्स यूनिटी, अगर यूनिटी रहेगी तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे या फिर बहुत कम होंगे। कंटिन्यूस प्रोसेस है, मींस हमेशा कोऑर्डिनेशन होना पड़ेगा या रखना पड़ेगा, मतलब आप जितने भी फंक्शन से मैनेजमेंट के 2000 ऑल कंटिन्यूस प्रोसेस में आएंगे एंड परवेसिव भी रहेंगे, मतलब हर एक जगह पे हर एक लेवल पे उनको यूज किया जाएगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर, सो जितने भी मैनेजर्स हैं सभी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपनी टीम के अंदर एंड जो बाकी के दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उन सबके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसको एस्टेब्लिश करके रखे। अगर सभी डिपार्टमेंट में भी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो भी काम नहीं हो पाएगा। डेलिब्रेट है, मतलब इसको जानबूझ के किया जाता है, कॉन्शियसली किया जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि अपने आप होता जाएगा, नहीं, कॉन्शियसली इसको किया जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, नीड और इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ इन साइज, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़ा होना चाहती है, जिसको ग्रोथ चाहिए ज़्यादा, तो उसमें कोऑर्डिनेशन स्टेब्लिश करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉइज के बीच में। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, इनके अलग अलग गोल्स होते हैं और इन सब के बीच में यूनिटी स्टेब्लिश हो पाएगी कोऑर्डिनेशन की वजह से। स्पेशलाइजेशन, एक्सपर्ट फोकस ऑन देयर ओन टास्क, कोऑर्डिनेशन से ये इंश्योर हो जाता है कि दे वर्क टुवर्ड्स कॉमन गोल, मतलब हर एक आदमी अपने खुद के टास्क के ऊपर फोकस कर रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेशन की वजह से ये इंश्योर हो जाता है कि वो कॉमन गोल या ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ फोकस करे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इस चैप्टर के हैं जो यहाँ पे पूरे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, सिंपल पेपर में भी दिए गए हैं, जो इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या तो सिमिलर मैनर में या थोड़े बहुत अलग वर्ड्स के साथ में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट चैप्टर भी इसी तरह से हम लोग इजी लैंग्वेज में कंप्लीट कर लें फटाफट से, तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।